मेरे गर्दन पर एक ट्यूमर आया। शुरू में तो मैंने सोचा कि एक नॉर्मल ट्यूमर है, और बाद में जब जाके देखा तो ये ट्यूमर मैलिग्नेंट निकला। कई जगह इलाज करवाया, वो कैरियर वैरियर तो खैर पीछे ही छूट गया। वो 2012 में दोबारा मुजफ्फरपुर आया। सारी सेविंग्स वो मेरी ख़त्म हो गई। अल्टीमेटली मैं कर्ज में चला गया। 2015 में दोबारा से मेरे लाइफ में हेल्थ इशू का आना फिर से हुआ, तो मुझे मजबूरन दोबारा से अपना कोचिंग बंद करना पड़ा। ऐसा डर लगने लगा कि अब से मैं शायद मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। मैं राहुल जलान आज जो स्टॉक के माध्यम से अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने जा रही है जिसके लाइफ में अगर कोई डाउन आता है तो वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने लाइफ से ये सीखा कि जब लाइफ में कभी भी डाउन आता है तो वो लाइफ को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि लाइफ हमेशा रिबाउंड करता है जब भी कभी आप डाउन हो। आज मैं शुरुआत करता हूँ अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज से। मैं भागलपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ, और भागलपुर ज़िले में मेरी फैमिली जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। जब उस वक्त मैं अपने स्कूल में पढ़ा करता था तो एक एवरेज स्टूडेंट ही हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट था। लेकिन जब 10th का रिजल्ट आया और जब मैं अपने स्कूल में टॉप किया, तो उस वक्त लोगों ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे घर के भी बड़े लोगों ने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि अब जो है तुम अपने फैमिली बिजनेस से थोड़ा हटो और इंजीनियरिंग की तरफ सोचो। लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि इंजीनियरिंग कुछ भास्ट चीज़ होता होगा, जिस चीज़ के शायद हम लोगों के सोच के परे वाली चीज़, और शायद मेरे से हो नहीं पाएगी। उस वक्त मेरे मामा जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे गांव से अब शहर लेके आए, और उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए जो भी ट्यूशन होता है, कोचिंग होता है, उस तरह से सपोर्ट किया। कोटा भेजा गया, मैं कोटा गया और वहाँ पर अपने हिसाब से मैक्सिमम एफर्ट लगाया, और शायद उतना नहीं लगा पाया कि आईआईटी में जा सकूँ। आईआईटी का स्क्रीनिंग क्वालिफाई किया, मेंस नहीं हो पाया। लेकिन बाद में मैं अपने रैंक के हिसाब से एमआईटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन लिया। एमआईटी मुजफ्फरपुर में जब एडमिशन लिया तो उस वक्त रैगिंग का इशू था या बहुत सारा इशू था। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि एक बार जब मैं बाहर डेरा लेकर आता था तो मेरे ही डेरे में मेरे सीनियर लोग हम ही लोगों के लिए अलग से डेरा लेने के लिए आए। तो उसी में एक औरंगाबाद के सर थे, उन्होंने हम लोगों को पहचान लिया कि अरे ये तो हमारे ही कॉलेज का लड़का है। तो वहाँ पर जो हम लोग बचने के लिए अलग से डेरा लेकर रहते थे, हम लोगों के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा रैगिंग होने लगा। खैर, इन चीज़ों को मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने उन चीज़ों को एंजॉय ही किया और अच्छा खासा एंजॉय किया। और अल्टीमेटली ये चीज़ पता चला कि रैगिंग एक तरह से सीनियर से अटैचमेंट का एक तरीका होता है, रूप होता है। वहाँ पर भी लाइफ बहुत ही अच्छा चला। कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर जगह टॉप ही किया मैं। और उस वक्त कभी भी नहीं सोचा था कि एजुकेशन लाइन में मैं आ जाऊँगा, ना ही मेरे किसी प्रोफेसर्स ने सोचा था, क्योंकि कॉलेज का ऐसा लड़का जो हमेशा आगे बढ़ के हर चीज़ों में काम कर रहा है तो वो वाजिब इंजीनियरिंग लाइन में ही जाएगा। 2009 में जब इंजीनियरिंग पास आउट हुआ तो उस वक्त इसरो में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। इसरो में उस समय 15,600 का ग्रेड पे होता था, 5400। तो उस वक्त उन पैसों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त हम लोग ये सोचते थे ना कि आर से संबंधित जो जॉब होता है, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, इन चीज़ों में उतना सैलरी नहीं है, तो हम लोग पीएसयू की तरफ अपने आप को प्रेरित करें। तो वहीं पर खुद से ही हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करने लगे। वहाँ पर अपने कॉलेज में सबसे बेहतर करने की जो लालसा होती है, उसी चीज़ के बिहाफ में हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू। तो पॉकेट मनी अर्न करने के लिए हम लोगों ने 2-4 बच्चों को कॉलेज हॉस्टल में ही बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। तो जब कॉलेज हॉस्टल में बुलाकर बच्चों को पढ़ाता था तो उस वक्त वहाँ पर जैसे मैं अपने कमरे में 3 स्टूडेंट को बुला कर पढ़ाता था, तो अच्छा खासा वो बाय चांस मेरे नसीब से वो तीनों स्टूडेंट बहुत ही अच्छे मुझे मिले, और उन तीनों में 2009 में 2 लड़कों का सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, और एक लड़के को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने का मौका मिला। यहाँ पर खुद मुझको ये मोटिवेशन मिला कि शायद मैं एक अच्छा टीचर हूँ, और इंजीनियरिंग के लिए तो कम से कम नहीं बना हूँ। जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सोच होता है, मिडिल क्लास फैमिली में ये सोच होता है कि हमेशा आप लोग किसी जॉब में जाओ, गवर्नमेंट जॉब में जाओ। लेकिन जब टीचिंग में मुझे इतना ग्रूम मिलना शुरू हुआ, उसी वक्त एक मूवी आया था, 3 इडियट मूवी में इस तरह का सोच को सपोर्ट ही किया गया कि आप जिस फील्ड में अच्छा कर रहे हो, आप उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो, आप उसी फील्ड में आगे बढ़ो। तो
कहीं न कहीं मैंने फैमिली के बात को साइड लाइन रखकर टीचिंग लाइन में ही अपना करियर बढ़ाना शुरू किया। मेरे एमआईटी मुज़फ़्फ़रपुर से शायद मैं पहला लड़का था जो मुज़फ़्फ़रपुर में रह के टीचिंग लाइन में आ गया, और इसके पहले शायद मेरे सीनियर्स में किन्हीं लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। आज ये नॉर्मल सी बात है कि हर एक इंजीनियरिंग का लड़का करियर के रूप में टीचिंग को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त ये ऐसा कुछ कल्चर नहीं चल रहा था। तो मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने खैर उसको अपनाया, और ईश्वर के दया से वो काम भी बहुत अच्छा चला और मैं अपने करियर के पीक पर जाने लगा। लेकिन 10 से 11 में, 10 के लास्ट में आप बोल सकते हो, 2010 के लास्ट में मेरे लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी ने इंटर किया, या क्या बोलूँ उसे, वो हेल्थ इशू से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। मेरे गर्दन पर एक ट्यूमर आया। शुरू में तो मैंने सोचा कि एक नॉर्मल ट्यूमर है, यहीं पर देसी इलाज वगैरह, देसी इलाज बोलने का मतलब हुआ लोकल डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये बड़ा रूप ले लेगा। और बाद में जब जाके देखा तो ये ट्यूमर मैलिग्नेंट निकला। टफ था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। तो कई जगह इलाज करवाया, वो कैरियर वैरियर तो खैर पीछे ही छूट गया, वो सब तो पीछे छूट गया। ऐसा डर लगने लगा कि अब से मैं शायद मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। कई जगह इलाज कराया, बायोप्सी करवाया, कुछ हुआ नहीं हुआ, खैर वो अलग मैटर है। लेकिन 2-3 साल मैं सीएमसी वेल्लोर में रहा, और वहाँ पर इलाज करवाने के दौरान मैं ये सोचा कि जो भी किया, फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया आज तक। तो क्यों ना अगली बार अगर भगवान मुझे मौका दे और मुझे स्वस्थ कर दे, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ करूँ। इसी सोच के साथ शायद भगवान ने भी शायद मुझे सपोर्ट किया, और मैं भला चंगा हो गया 1-2 साल में। 2012 में दोबारा मुजफ्फरपुर आया। उस वक्त मेरे सामने 2 ऑप्शन था, 2 रास्ता था कि क्या मैं इंजीनियरिंग की तरफ मूव करूं या फिर टीचिंग की तरफ मूव करूं। उस वक्त ही मैंने तैयारी प्रिपेयर अपनी चालू रखी, और ईश्वर के दया से भेल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हुआ, और साथ साथ मैंने टीचिंग में भी इस बार काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार प्रोफेशनल मैनर में। 5-6 बंदों का टीम लेके, एक जो प्रोफेशनल हाइक होता है, 2-3 जगह ब्रांचेस खोल के, और इधर भी ग्रूम कर गया। फिर मेरे लिए वही धर्म संकट हुआ कि मुझे जाना किधर है। इस बार भी मैंने टीचिंग को ही सेलेक्ट किया, और ये सिलेक्शन गलत नहीं था, क्योंकि इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा ग्रूम किया मेरा लाइफ। 2015 में दोबारा से मेरे लाइफ में हेल्थ इशू का आना फिर से हुआ, और इस बार हेल्थ इशू जो हुआ वो लीवर से संबंधित था, या और भी कई चीज़ों से संबंधित था। तो मुझे मजबूरन दोबारा से अपना कोचिंग बंद करना पड़ा। एक समय तो अर्निंग इतना ज़्यादा थी तो मैं कई सारी गाड़ियों पे एक साथ घूम सकता था। बाइक पर चलना भी मुझे ऐसा लगता था कि बाइक पर चल रहे हैं तो शर्म वाली बात। तो शायद इन्हीं सारी जो अवधारणा होती है ना, कोई भी व्यक्ति जब हाइट पर जाता है और उसके मन में बहुत तरह का ऐसा भाव आ जाता है, इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए शायद भगवान उसे डाउन पर ले आता। तो मैं दोबारा से उसे डाउन नहीं बोलूँगा, मुझे बल्कि ज़िंदगी का एक सीख बोलूँगा कि दोबारा से मैं अपने लाइफ में डाउन पर गया उस हेल्थ इशू के वजह से। जितनी सारी अर्निंग थी उस समय, वो रेंटल या और भी चीज़ों, क्योंकि कोचिंग को मैं कैरी किया 1 साल 2 साल, लेकिन वहाँ पर सारी सेविंग्स वो मेरी ख़त्म हो गई, अल्टीमेटली मैं कर्ज में चला गया। लेकिन कभी भी ज़िंदगी से हताश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस बार डाउन में जा रहा हूँ ना, तो अगली बार फिर से हाइक पर जाऊँ। 2018 में फिर से ट्रीटमेंट, वही सीएमसी वेल्लोर में मैंने ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करवा के जब मैं वापस आया तो इस बार कुछ अलग नज़रिए से काम करने की सोचा, और वो अलग नज़रिया ये था कि इस बार प्रोफेशनल मैनर में कोचिंग नहीं चलाऊंगा। इस बार मैं कोचिंग जो चलाऊंगा उन सारे लोगों के लिए कोचिंग चलाऊंगा जिससे मुझे संतुष्टि मिले, और मुझे संतुष्टि मिलती थी रिजल्ट से। मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग चलाना शुरू किया। इस बार बच्चों को मैंने मैक्सिमम एफर्ट के साथ अच्छे रिजल्ट के तरफ मूव करने के लिए प्रेरित किया, और नो डाउट मुझे अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला, और आज मैं नॉर्थ बिहार के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि इस बात का मुझे प्राउड है, क्योंकि मुझे अभी और भी लोगों से जुड़ना है, और इस बार जुड़ाव जो मैं इस तरह से हासिल करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इकोनॉमिक मैनर में एजुकेशन नहीं ले पाते, क्योंकि ऑनलाइन मैनर में तो सारे लोग फ्री में या हर तरह से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अच्छा एजुकेशन, लेकिन मैं ऑफलाइन मैनर में बच्चों को, उस तरह के बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीक हैं या फिर किसी वजह से ऑफलाइन मैनर में अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते, उन्हें अच्छा एजुकेशन देने के लिए प्रबद्ध हूँ, और हर वक्त उन्हें प्रेरित करता हूँ और खुद को भी प्रेरित करता हूँ कि कहीं पर मेरे काम में कोई कमी ना आए।